Hello, my dear 10th class board aspirants. My name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you to Step Up Academy. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की जो फर्स्ट पोम है, वेरी इंपॉर्टेंट पोम, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो के एमसीक्यूज। पूरे पोम को वर्ड टू वर्ड समझने के बाद, समरी समझने के बाद, क्वेश्चन आंसर्स के बाद, तो आप चेक करना है कि कितने अच्छे से आपको पोम इन डिटेल समझ में आई है। जब हम चेक करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट से, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसका लेक्चर नंबर 5 है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो? तो कौन है? बहुत ही फेमस पोएट हैं, दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने ना सिर्फ फर्स्ट पोम डस्ट ऑफ स्नो को लिखा है, बल्कि इसके बाद एक और पोम है दैट इज फायर एंड आइस, उसको भी इन्होंने ही लिखा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से चेक कर लेते हैं। Here we go, well proved, yes, बहुत सही, absolutely. Next one, why does the poet call it dust of snow? A poet इसको dust of snow क्यों बोलते हैं? Actually तो वो snow flakes थे, तो dust of snow क्यों बोला गया है? Snow particles were too tiny, they come over him like dust, they fell like dust, they looked like dust। तो क्या बात है सर, डस्ट होती है ना बिल्कुल हल्की सी, धुंधली धुंधली सी, धुएं धुएं जैसी, बिल्कुल, तो ऐसा कुछ बताना चाहते। बहुत फाइन पार्टिकल्स थे स्नो के, जिसकी वजह से वो उनको ऐसा लग रहा था कि दिस इज द डस्ट, और वो ऐसे पूरी जैसे धूल जम जाती है ना पूरी पेड़ों के ऊपर, वैसे पूरी कॉटन जैसे पूरा फिल हुआ हुआ था, और वो एक्चुअली पूरी स्नो से कवर्ड थी। तो दे वर टू टाइनी, और they came over him like dust, yeah, they felt like dust, they looked like dust. What exactly is the correct answer? Sounds like A to be very relevant. जल्दी से check कर लेते हैं। Here we go, well proved. The snow particles were too tiny, इसीलिए poet को resemble कर रहे थे just like dust. Head करते हैं हमारे question number 3 के साथ। The poet says, of a day I had rued. What is the meaning of rued? जो दिन पूरा उन्होंने रिग्रेट में वेस्ट कर दिया था, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने अपना बचा लिया कि वो वेस्ट ना हो अब। सो व्हाट इज rued हियर? ruin हो कर दिया था, held in regret, ruled या conquer, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, एलिमिनेशन के थ्रू ruled नहीं आता, conquered नहीं आता। ruin, I had ruin, उन्होंने ruin कर दिया नहीं, जो उन्होंने रिग्रेट में, अरे यार काश ऐसा होता मेरे साथ यार, बहुत ज़्यादा सॉरो फील करते, बहुत डिप्रेस्ड, बहुत ही लो, बहुत सैड फील कर रहे थे, यार ऐसा क्यों हुआ, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये सोच के साथ फाइनली घर से बाहर मूव हो जाते हैं, और जब बाहर आके थक जाते हैं तो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जो हेमलॉक का ट्री था, और उसके ऊपर क्रो था, और वहाँ पे हमारी पोम ये स्टार्ट होती है। सो आई हैड रीव्ड, एग्जैक्टली रीव्ड यहाँ पे हेल्ड इन रिग्रेट बताया गया, जो हमने जब पोम को वर्ड टू वर्ड समझा था तब हमें मीनिंग क्लियर समझ में आया था। जल्दी से चेक बोर्ड को क्लियर करते हैं, और बी टू बी करेक्ट आंसर, इसको जल्दी से जस्टिफाई करते हैं। Here we go, well proved. Heading with question number 4. What uplifted his mood? तो ऐसी क्या चीज हुई थी जिसने पोएट के मूड को अपलिफ्ट कर दिया था? Falling of snow on his shoulder, the crow, hemlock tree, all of the above. All of the above, because वो hemlock का ट्री था जिसपे क्रो था, क्रो के मूवमेंट की वजह से जैसे ही वो स्नोफ्लेक्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे गिरते हैं और उनका मूड सडनली चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ग्लैड, बहुत लाइट और डिलाइटेड फील करने लग जाते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर हम इसको स्पेसिफिकली देखें, देखो अब हमें पता तो चल ही गया है राइट आंसर, तो जस्टिफाई कर लेते हैं। इसमें लग तो सारे ही रहे हैं, बिकॉज सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम लोग ट्री, उसके ऊपर क्रो था, और फिर डस्ट ऑफ स्नो गिर रही थी। सो फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, सो व्हाट, देखो क्रो ने अपलिफ्ट नहीं करा, ये हेमलॉक ट्री ने नहीं करा, जो स्नो के जो फ्लेक्स गिर रहे थे पोएट के ऊपर, उसकी वजह से मूड चेंज हुआ। तो इंडिविजुअली क्रो या हेमलॉक ट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यूनिटी में लाइक म्यूचुअली कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से ऐसा हुआ। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखें तो करेक्ट आंसर इज जस्ट ऑप्शन ए। यू मे गेट टू बी ट्रैप्ड इन ऑप्शन नंबर डी कि सभी हैं, नो, डायरेक्टली अगर हम देखें तो स्नोफॉल की वजह से हुआ, जो स्नो फ्लेक्स बोल रहे हैं यहाँ पे।
So I hope it is very clear why answer is right A and not D. Head करते हैं हमारे next question number 5 की तरफ. What is the rhyme scheme of the poem? तो rhyme scheme क्या है इस poem की? जब आप पोम को पढ़ोगे राइम स्कीम होता क्या है पहले तो मैं आपको बता देती हूँ. जो लास्ट वर्ड होते हैं पोम के या स्टैंजास में, जैसे हम बात करें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high like a diamond in the sky. तो यहाँ पे अगर हम साउंड, ये पोम के लास्ट वर्ड्स आ रहे हैं एक स्टैंजा में. स्टांजा क्यों बोला? बिकॉज हम पोम्स में एक पैराग्राफ को स्टांजा बोला जाता है और पैराग्राफ वर्ड यूज होता है जब हम लोग कुछ स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं. ठीक है. एक साउंड जो आता है एंड में, स्टांजा में जो लाइंस एंड हो रही है उनके एंड में जो साउंड आता है वो जहाँ जहाँ सिमिलर होता है उसको एक अल्फाबेट डिनोट कर देते हैं. स्टार, आर, हाई, स्काई. तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई ट्विंकल ट्विंकल की? ए ए बी बी. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे राइम स्कीम क्या है तो उसके लिए हमें पोएम को देखना पड़ेगा और आप पोएम को अगर जस्टिफाई कर लोगे जो हमने तो समझ में आ जाएगा विद राइट आंसर. अभी हम इसको जस्टिफाई करते हैं. सो द वे अ क्रो, क्रो एक साउंड है. क्रो ऑन मी, क्रो स्नो मी ट्री. तो ए बी ए बी, मैंने क्या किया? क्रो स्नो ए ए, मी ट्री बी बी, हार्ट को सी दे दिया क्योंकि इनमें से कोई भी सिमिलर साउंड नहीं है. हार्ट, मूड, मूड भी अलग है तो यहाँ पे मैंने डी दे दिया. फिर हार्ट पार्ट, फिर यहाँ पर भी सी और मूड र्यूड तो यहाँ पर डी. तो ए बी और फिर से बोल सकते हो सी डी. यही रेपिटेशन हो रहा है. जल्दी से चेक कर लेते हैं. ए बी सी डी जो जस्टिफाई हो गया हमारा बी ऑप्शन में. Here we go with right answer. आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया. बोर्ड को क्लियर कर देना चाहिए. और हेड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. नेम द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज इन द लाइन हैज गिवन माई हार्ट. तो यहाँ पे क्या यूज कर, हैज गिवन माई हार्ट. इसमें क्या अलिट्रेशन क्या होता है मैं जल्दी से बता देती हूँ और आप मुझे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है. अलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स. तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो उसको अलिट्रेशन बोलेंगे. मेटाफोरस जब हम कंपैरिजन करते हैं बिना एज या लाइक के तो वहां पे हम मेटाफर बोलते हैं. इनडायरेक्ट कंपैरिजन बोल सकते हो. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? दो ऑपोजिट या कंट्रास्टिंग वर्ड्स एक साथ यूज किए जाते हैं. सिमिली इज व्हाट एज या लाइक का यूज करके. सो हैज गिवन माय हार्ट अगर हम थोड़ा बहुत और समझना चाहते हो कहाँ पर था ये देख लीजिए. द वे क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. तो हैज गिवन माय हार्ट क्या समझ में आ रहा है? कंपेयर किया है यहाँ पे क्या नहीं. ऐसा मेटाफर नहीं है, ऑक्सीमोरॉन नहीं है, सिमिली नहीं है. बस ये हमारे पास एक ही ऑप्शन दैट इज अलिटरेशन. जल्दी से करेक्ट आंसर को चेक करते हैं. हियर वी गो. वेल जस्टिफाइड. तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन हो रहा है. दैट इज अगर हम साउंड की बात करें हैज गिवन माय हार्ट, हैज हार्ट, एच का रेपिटेशन हो रहा है जिसको हम अलिटरेशन बोल रहे हैं. लेट्स क्लियर द बोर्ड एंड हेड विद क्वेश्चन नंबर 9. Name the poetic device which is used in the line and saved some part. Again यहाँ पे ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है. And saved some part. तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? saved some. एस का रेपिटेशन हो रहा है. अगेन मेटाफर नहीं है ये और यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन नहीं है, सिमिले भी नहीं है. तो अगेन ए साउंड्स वेरी रेलेवेंट है. वी गो वेल जस्टिफाइड. हेड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? सो डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? हीलिंग पावर ऑफ द नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर या नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो बताया जा रहा है. एग्जैक्टली कोल्ड वेदर तो है, ठंड का मौसम है जब स्नोफॉल हो रही है. पार्टिकल्स ऑफ स्नो या हीलिंग पावर ऑफ नेचर. सो एग्जैक्टली यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज का सिंबल है. सो दैट किसका सिंबल है? एक्चुअली देखा जाए तो पार्टिकल ऑफ स्नो है लिटरली, बट यहाँ पे किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर. कि नेचर में इतनी
हील करने की क्षमता है कि नॉट ओनली इट कैन ऑल्टर द मूड बट ऑल्सो इट कैन सूद द सेवेज ब्रीस्ट। इतनी ज़्यादा क्षमता होती है नेचर की, इतनी ज़्यादा हीलिंग पावर होती है नेचर की। तो यहाँ पे ये बताया गया है फ्रॉम डस्ट ऑफ स्नो। तो जल्दी से ए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। एलिमिनेशन से भी पता चला पार्टिकल्स ऑफ स्नो नहीं है, कोल्ड वेदर नन ऑफ द अबव नहीं है। और लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो सिंबलाइजेस या रिप्रेजेंट या सिग्निफाई का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हीलिंग पावर ऑफ नेचर। बहुत अच्छे जस्टिफाई कर लिया, बोर्ड को क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हेड करते हैं। व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी? ये किसके कैरियर्स है? दे वर द कैरियर्स ऑफ हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, क्रो और हेमलॉक ट्री। तो स्नो और डस्ट बोला गया, हेमलॉक ट्री एंड स्नो, स्नो और क्रो, हेमलॉक ट्री और क्रो। सो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ट्री, हेमलॉक ट्री की बात करी गई थी और क्रो की बात करी गई थी। ट्री और स्नो नहीं था, स्नो क्रो नहीं था, स्नो डस्ट नहीं था। हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री है और ऊपर से क्रो जो एक बैड ओमेन माना जाता है। तो दो ऐसी नेगेटिव एसोसिएशन वाली चीजें, दो ऐसे बैड ओमेन्स, और यहाँ पे इनको क्या बोला गया? दे आर द कैरियर्स, दे आर द मैसेंजर्स ऑफ हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एंड ब्रिंग्स यू डिलाइट टू योर हार्ट एंड सोल। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमें समझ में आती है एलिमिनेशन के थ्रू भी, और हमने पोएम को समझा है उससे भी जस्टिफाई करते हैं ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से चेक कर लेते हैं। हियर वी गो, वेल प्रूव्ड। अब हेड करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइजेस व्हाट? क्रो, हेमलॉक ट्री ये क्या सिंबलाइज करते हैं? सॉरो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, डेथ। इस पोम में अगर हम देखें तो ये क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? यहाँ पे पोम में हैप्पीनेस सिंबलाइज कर रहे हैं, बट एक्चुअली अगर हम देखें तो क्रो और हेमलॉक ट्री ये क्या सिंबलाइज करते हैं? सॉरो सिंबलाइज करते हैं। जल्दी से चेक करते हैं करेक्ट आंसर को। ऑफ कोर्स क्रो में भी नेगेटिव ओमेन्स मानी जाती है, बैड ओमेन बोला गया है, बिकॉज वो आता है ऐसे टाइम पे जब किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है तो फूड ऑफर करने के लिए। और हेमलॉक, और वैसे ब्लैक कलर का होता है, बहुत ही ओमिनस सा दिखता है, डल डार्क, ऐसा कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं उसको देख के। सेम इज द केस विद हेमलॉक ट्री जो बहुत ही जहरीला होता है, जो किसी की डेथ कॉज कर सकता है, ऐसे ट्री की बात करेगी। सो बोथ आर द सिंबल ऑफ सॉरो, बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उनको कंसीडर करे दे आर द मैसेंजर्स ऑफ हैप्पीनेस, दे आर द कैरियर्स ऑफ happiness. I hope you understood all the 10 questions which are based on this MCQ, based on the poem Dust of Snow. अब यहाँ पे finally justify होता है कि हमें poem बहुत ही अच्छे से word to word समझ में आ गए हैं। And now it's time to take your leave. See you in the next video. आपको आपकी ड्यूटी तो पता ही होगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा so please do subscribe the channel and hit the like button if you really like the video. Thank you very much once again. Bye bye and see you in the next video.